नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग को हम बेसिक से समझेंगे। बेसिक से क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाइयों को जो है डाउट रहता है कि एग्जॉस्ट फैन का साइज़ क्या है, कितने HP की मोटर लगी हुई है, और ये सब चीज़ें जो है उनको बताना पड़ता है। तो इंडिविजुअली मैं जो है पर्टिकुलर फार्मर भाई को बताऊं, इससे अच्छा मैंने सोचा वीडियो बना दूं। और इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है इसी फार्मिंग की बारीक से बारीक जानकारी जो है, मैं बेसिक से बेसिक जानकारी वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ताकि हर एक फार्मर भाई तक ये जो जानकारी पहुँचे और इसी फार्मिंग वो करीब से जो है समझ सके और इसका इंस्टॉलेशन और ये सब चीज़ें जो है उसको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसी पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अब इसी पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य जो कार्य रहता है, एक सिंपल सा कार्य रहता है कि कूलिंग पैड से जो होकर जो जाने वाली जो हवा है वो दो प्रकार से जाती है। अगर कूलिंग पैड के ऊपर पानी नहीं चल रहा है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि अंदर का तापमान और बढ़ जाए। वो कैसे? क्योंकि मुर्गियों का खुद का भी अपना एक तापमान होता है। तो अगर कूलिंग पैड के ऊपर अगर पानी नहीं चलेगा तो जस्ट वो जहाँ पे ठंडा करने का काम है वैसा है का वैसा ही हमें नुकसान भी कर सकता है कि हमें फार्म के अंदर की मुर्गियाँ भी मर सकती है। तो जो कहने का सिर्फ ये तात्पर्य ये है मेरा, जैसे एक फार्मर भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि गर्मी के दिनों में तो समझ में आ गया कूलिंग पैड के ऊपर पानी चलेगा तो हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, किंतु ठंड के दिनों में क्या करेंगे? ठंड के दिनों में अगर हम पानी चलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है और टेम्परेचर गिर जाएगा तो और मुर्गियों को समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ठंड के वो सिस्टम के ऊपर रहेगा कि कंट्रोल पैनल को जो अपने टेम्परेचर पर सेट कर दिया। मान लीजिए, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि अप्रैल महीने में जनरली टेम्परेचर फार्म के अंदर का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री के ऊपर। हमने मान लिया कि 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब जब मुर्गियाँ आती है तो हमें कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? 33 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो 95 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, हम फ़ारेनहाइट हटाओ, सीधे टेम्परेचर पे बात करो तो टेम्परेचर जो है 33 डिग्री 33 जो है 33 डिग्री टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है। अब पहले दिन जैसे ही बर्ड आया और टेम्परेचर तो फार्म के अंदर का 42 डिग्री है, तो आप कैसे मैनेज होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो है सेट कूलिंग पैड के जो अपना टेम्परेचर कंट्रोलर है उसको 33 डिग्री पे सेट कर दो। अगर 33 डिग्री से ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो जाएगा, कूलिंग पैड भी पहले दिन से भी चालू हो जाएगी। इसी फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि कूलिंग पैड की जो ज़रूरत जो है लास्ट में ही 15 दिन के बाद में ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ऐसा नहीं, पहले दिन से भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तापमान 33 डिग्री से ऊपर गया तो अपने आप जो है फार्म के एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड की मोटरें सब चालू हो जाएगी और 33 डिग्री को पर टेम्परेचर को लाके रख देगी। अगले दिन हमें 32 डिग्री चाहिए तो हम फिर अगले दिन 32 डिग्री सेट कर देंगे। अगले दिन हमें 28 डिग्री चाहिए, हम उसको 28 डिग्री सेट कर देंगे और फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य ये है कि ये काम मतलब हम मैनुअली नहीं करते, ये काम पूरा कंट्रोल पैनल करता है। और कंट्रोल पैनल को हमें पता है जितने टेम्परेचर की हम कमांड देंगे उतने टेम्परेचर पे ही कंट्रोल पैनल कार्य करता है। चाहे ठंड हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, सभी के समय में कंट्रोल पैनल के ऊपर सिस्टम को बंद कर दो, सिस्टम अपने आप जो है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और फार्म के अंदर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेगा। ये हो गया हम, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि गर्मी के दिनों में मतलब हम फार्म के अंदर का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो हमारे एग्जॉस्ट फैन का जो ऑन टाइम कम कर देंगे, ऑफ टाइम बढ़ा देंगे तो फार्म के अंदर की गर्मियों को कम निकालेगा। तो कम निकालेगा, स्वाभाविक सी बात है फार्म के अंदर का टेम्परेचर हम ठंड के दिनों में भी बढ़ा लेंगे। और गर्मी के दिनों में मैंने आपको बता ही दिया है कि 33 डिग्री सेट कर दो, वो अपने आप जो है कूलिंग पैड को भी चालू कर लेगा और कंट्रोल हमारे एग्जॉस्ट फैन फार्म के अंदर का जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। अब दोस्तों, दूसरे मुख्य पॉइंट पर हम आते हैं कि ये तो हो गया हमारे जो मैंने ये परिभाषा बताई वो पूरी इसी फार्मिंग की परिभाषा थी। अब आते हैं हम एग्जॉस्ट फैन पे। तो एग्जॉस्ट फैन जो दोस्तों हमारे इंडिया में जो यूज़ किया जाने वाला है वो है बॉक्स फैन, और सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में अवेलेबल है। सिंगल फेज का प्रयोग हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर 2 फैन, 3 फैन या 4 फैन तक ज़रूरत है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आएगी। अगर वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की अगर समस्या से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो एक और उसका तरीका ये है कि आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाएं। अब वो कौन सा लगाएं, कितने KVA का लगाएं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको। किंतु अगर आपका सिंगल फेज का अगर आपको कनेक्शन है आपके पास में और आपके पास में 3 फेज का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लो। उस वोल्टेज स्टेबलाइजर भी दो तीन उसके खरीदने के भी बहुत सारे सावधानियां हैं जो हमें रखना है। किंतु अब वोल्टेज स्टेबलाइजर से जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या से निराकरण आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। अब आते हैं 3 फेज में। 3 फेज में हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं इसका। तो मतलब 3 फेज का हम प्रयोग तो चाहे 2 फैन हो, अगर आपके पास में 3 फेज सप्लाई अवेलेबल, 2 फैन हो, 4 फैन हो, 5 फैन हो, 10 फैन हो, 12 फैन तक भी जो आपका 3 फेज का सप्लाई अगर अवेलेबल है तो आप जो है 3 फेज में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या इतनी नहीं आती जितनी सिंगल फेज में आती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरली
जनरली हमारे इंडिया में 99% जो प्रयोग किए जाने वाले फ़ैन हैं वो 54 इंच बाय 54 इंच गुणित 22 इंच के हैं। 54 इंच और 54 इंच की लंबाई चौड़ाई है और 22 इंच की थिकनेस है, ठीक है ना। अब आते हैं कि जनरली हमारे इंडिया में फ़ैन जो 2 प्रकार से यूज़ किए जा रहे हैं। एक आता है हैमर ऑपरेटेड एग्जॉस्ट फैन और दूसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटेड एग्जॉस्ट फैन। अब हैमर ऑपरेटेड और सेंट्रीफ्यूगल क्या हुआ? हैमर ऑपरेटेड मतलब ये हुआ कि जैसे जो एग्जॉस्ट फैन की शटर जो है किससे ओपन, जैसे ही फैन मतलब चालू होगा तो एग्जॉस्ट फैन जो है एक हैमर लगा हुआ है, वो हैमर से के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मतलब शटरों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो शटर से वो हैमर झुक जाती है जिससे उसकी सारी शटर ओपन हो जाती है। तो और जैसे ही फैन बंद हो जाता है तो उसकी शटर का प्रेशर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो हैमर का वजन जो फ्रेम रहती है उस फ्रेम से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में शटर अपने आप जो है बंद हो जाती है। तो इसको बोलेंगे हम हैमर ऑपरेटेड शटर या फिर एग्जॉस्ट फैन। दूसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में जो बीच वाली जो शटर रहती है उसके अंदर क्लैंप लगी हुई थी, तो जैसे ही मतलब ब्लेडें घूमेगी तो उसमें जो क्लैंप लगी हुई है तो सीधे शटर को खोल देती है, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटेड एग्जॉस्ट फैन। तो दोस्तों मेरे पास में अधिकतर जो है, मैं अब हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लगभग 95% तो जो है हैमर ऑपरेटेड शटर है, सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है अभी आए हैं। दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, कोई CFM किसी का ज़्यादा या कम नहीं होता। बस ये हैमर ऑपरेटेड और सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटेड फैन की जो है बीच में मतलब ये थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फैन को, जो हम कौन सा फैन बोलते हैं, हम बॉक्स टाइप फैन बोलते हैं। जनरली हैमर वाला और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फैन को हम बॉक्स फैन ही बोलते हैं। अब और इस एग्जॉस्ट फैन में 54 इंच बाय 54 इंच वाले एग्जॉस्ट फैन में जनरली जो हम मोटर जो प्रयोग करते हैं वह 1.5 HP की ही मोटर प्रयोग करते हैं। इसमें 2 HP की मोटर नहीं प्रयोग करते हैं और ना ही 1 HP की मोटर प्रयोग करते हैं। अब मतलब इसके अगर आइडियल अगर हम देखें तो 1.5 HP की मोटर ही प्रयोग की जाती है। और जनरली इसका जो RPM होता है वो RPM 1440 RPM होता है, या 1400 होगा या 1440 RPM की जो ये फैन है इसकी मोटर का RPM होगा, ठीक है। अब इसमें मोटर वाइंडिंग मतलब ये जो टास्क आता है, बहुत सारे फार्मर भाई पूछते हैं कि मोटर कौन सी। दोस्तों मोटर आप ब्रांडेड लीजिए या फिर लोकल ब्रांड की लीजिए, किंतु मोटर वाइंडिंग अगर आपकी मोटर वाइंडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कॉपर वाइंडिंग होती है और ये होती है एल्यूमिनियम वाइंडिंग। तो आप जो है कॉपर वाइंडिंग बेस्ट रहती है एज़ कम्पेयर एल्यूमिनियम वाइंडिंग के, किंतु एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी चल रही है और हमें पता नहीं होता क्योंकि मोटर तो हम खोल के देखे नहीं है। बता देते हैं हमको कॉपर वाइंडिंग और वास्तविकता में निकलती है एल्यूमिनियम वाइंडिंग, बल्कि ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी बहुत शानदार तरीके की अभी जो चल रही है और कॉपर वाइंडिंग भी बहुत बड़े तरीके से चल रही है, बट प्रीफर हमें कॉपर वाइंडिंग को करना है। कॉपर वाइंडिंग की जो मोटर है थोड़ी सी महंगी आती है। तो ये हो गया मेरे एग्जॉस्ट फैन के बारे में बारीक से बारीक डिटेल। अब हम अगले इसमें देखते हैं एग्जॉस्ट फैन में अगर ख़राब होने वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ मोटर है, बाकी इसमें जनरली कोई सी चीज़ ख़राब नहीं होती है क्योंकि पूरी चीज़ व्यवस्थित बनी हुई आती है। उसमें कोई मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो कुछ सिर्फ क्या होता है, हमारा मोटर होता है, मोटर वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर फेस कटिंग के कारण जो है जल जाती है। अगर आपने कंट्रोल पैनल यूज़ किया है तो फिर ये वाली समस्या भी लगभग नहीं के बराबर आती है। अब हम बात करते हैं कूलिंग पैड की। दोस्तों जो हमारे इंडिया में 99% बल्कि ये तो 100% जो प्रयोग किए जाने वाला जो कूलिंग पैड है उसकी हाइट आती है 6 फीट उसकी हाइट आती है, 6 इंच उसकी मोटाई आती है और 2 फीट उसकी चौड़ाई आती है। अब दोस्तों ये हमारे इंडिया में लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सभी कंपनियों का जो है एक ही रूल है और एक ही स्टैंडर्ड है। इसमें कोई किसी कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किया है। 6 फीट इसकी ऊंचाई है, 2 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी मोटाई है। बस कूलिंग पैड के कागज़ की ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर एक बार वो गीला हो जाए तो वापस सूखने पर वो ख़राब नहीं हो, या साल 2 साल 3-4 साल 4 साल तक जो है चलने के बाद में ख़राब नहीं हो। वैसे दोस्तों जनरली जो इंडिया में प्रयोग किए जाने वाले पेपर हैं वो सारे इम्पोर्टेड पेपर हैं और जो प्रयोग किए जाते हैं, जो मैं जो सेल कर रहा हूँ, जो मेरे पास से जो दे रहा हूँ वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कूलिंग पैड है। बस उसमें एक बात का ध्यान रखें कि चूहे नहीं घुसे, क्योंकि चूहे जो है कूलिंग पैड को काट के ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा समस्या वाला विषय है। बाकी कूलिंग पैड में समस्या वाला और समझने वाला कोई विषय नहीं है। अब इसमें प्रयोग किए जाने वाले कूलिंग पैड को जो असेंबल करते हैं तो उसमें प्रयोग किए जाने वाला जो फ्रेम है वो फ्रेम भी मुख्यतः 2 प्रकार की जो इसी फार्मिंग में कूलिंग पैड में जो प्रयोग की जाती है मुख्यतः 2 प्रकार की फ्रेम प्रयोग की जाती है। एक होती है GI की फ्रेम होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम फ्रेम। तो लगभग हमारे इंडिया में और मेरे द्वारा जो सेल की गई लगभग 90% जो फ्रेम है वो GI फ्रेम है, मात्र 10% जो फ्रेम मैंने एल्यूमिनियम की भेजी है। इसका मुख्य कारण यह है दोनों की एज सेम है, दोनों की फिटिंग सेम है, बस दोनों में एक डिफरेंस ये है कि यह जो है एल्यूमिनियम से
एक चौथाई हिस्से में मिल जाती है। मतलब ये अगर आपकी 1000 रुपये की थी, आपको 600 रुपये में मिल जाएगी, ये आपको 1000 रुपये की मिलेगी। मतलब कि दोनों के रेट में डिफरेंस है, इसके कारण जो है जीए की फ्रेम अधिकतर चलती है और दोनों की एज में कोई सेम डिफरेंस नहीं है और दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है। तो कुल मिला के इसमें कोई समझने वाला पार्ट नहीं है। इसको आसानी, इसमें 5 कूलिंग पैड एक साथ में सेट होते हैं, इसमें 4 कूलिंग पैड एक साथ में सेट होते हैं, किंतु दोनों को मतलब इंस्टॉल करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा काम हमारे लिए नहीं है। तो ये मैंने जीए फ्रेम का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और आगे हम चलते हैं। दोस्तों कूलिंग पैड का एक सिंपल सा एक समझने वाला लॉजिक ये है कि उसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो फार्म के अंदर जो जाने वाली हवा है वो ठंडी जाएगी। अगर उसके ऊपर आप पानी नहीं चलाओगे तो फार्म के अंदर जो जाने वाली हवा है वो गर्म जाएगी, तो बाहर के तापमान को और अंदर के तापमान को दोनों को बराबर कर देगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखें कि इसका कोई अपनी टेंडेंसी नहीं होती, इसके ऊपर पानी चलेगा तो उसकी टेंडेंसी चेंज होती, नहीं तो इसकी टेंडेंसी कोई चेंज नहीं होती। इसी पोल्ट्री फार्मिंग का महत्वपूर्ण और लास्ट जो इक्विपमेंट जो है वो आता है कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य क्या होता है कि फार्म के अंदर की गर्म गैसों को बाहर निकालना और फार्म के अंदर के बढ़े हुए तापमान को कंट्रोल कैसे करें। अब वो कंट्रोल कैसे करेंगे, वह एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड को की मोटर को कमांड देंगे कि भैया आपको इतने टेम्परेचर पे आपको चलना है, और दूसरे एग्जॉस्ट फैन को ये बताएगा कि इतने टाइमर के बाद में आपको चलना है, इतने टाइम आपको चलना है, इतने टाइम आपको बंद होना है। और कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन जो है उसको ये बताएगा कि इतने टेम्परेचर के बाद में आपको इतना चलना है। तो ये हो गया हमारे कंट्रोल पैनल का एक बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसमें जो 2 मुख्य पॉइंट आते हैं वो ये आता है, एक आता है टाइमर। टाइमर का मुख्य काम क्या होता है, इसको टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध ये है कि फार्म के अंदर उसको आपने जो सेट कर दिया उस सेटिंग के हिसाब से वो चलता रहेगा। मतलब उसका मुख्य काम क्या रहेगा, फार्म के अंदर की गर्म गैसों को जो डेवलप हो रही है इस गैस को टाइम टू टाइम बाहर निकालना। अब दूसरा जो हमारे जो है टेम्परेचर कंट्रोलर का मुख्य कार्य ये होता है कि फार्म के अंदर के हमने जो टेम्परेचर सेट कर दिया उस टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर, जैसे हीटिंग में कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमने 33 डिग्री सेट किया अब ब्रूडिंग के समय में, तो 33 डिग्री से जैसे ही नीचे टेम्परेचर 32 डिग्री आता है तो ब्रूडर हमारा चालू हो जाता है। तो वैसा का वैसा ही ये इसका जस्ट उल्टा होता है इसी फार्मिंग में। इसी फार्मिंग में क्या होता है कि हमने जो मान लीजिए सेट कर दिया कि आपका 27 डिग्री अपने टेम्परेचर सेट कर दिया, तो 27 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कंट्रोलर को जो सेंसर कमांड देगा, और टेम्परेचर कंट्रोलर किसको कमांड देगा, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर किसको कमांड देगा, एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड की मोटर को। कुल मिला के ये जो भी काम है वो इनपुट देने का है, मतलब कमांड देने का है, आपने किसको कमांड दिया। और ये इसकी जो समझना, मतलब इसकी सीक्वेंस को समझना, ये थोड़ा सा एक हमारे लिए टिपिकल होता है। तो इसकी जो है वैसे किसी फार्मर भाई को इतने समझने की जरूरत नहीं है, वो पूरा काम मैं करके देता हूँ, किंतु यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल कि मतलब इनपुट हमें कौन देगा। इनपुट हमने जैसे टाइमर में हमने इनपुट डाल दिया कि भैया आपको इतने सेकंड चलना है, इतने सेकंड बंद होना है, तो ये हो गया। इसमें भी जो टाइमर प्रयोग किया जाता है वो साइक्लिक मोड पे प्रयोग किया जाता है। टाइमर में भी 2-3 मोड आते हैं, तो उनमें जो हम प्रयोग करते हैं वो वाला जो मोड होता है वो साइक्लिक मोड होता है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है इसमें भी 2 प्रकार के मोड आते हैं। एक आता है हीटिंग मोड। हीटिंग मोड में वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हीटिंग की आवश्यकता हो, जैसे कि हमारे ब्रूडर में हम टेम्परेचर कंट्रोलर का हीटिंग मोड यूज़ करते हैं। और अब कूलिंग करना है हमें, तो यहाँ पे हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे, कूलिंग मोड यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के चूँकि ये कंट्रोल पैनल को हम हीटिंग मोड में हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इस मोड से हटा के उसको एसी वाले मोड पे, मतलब कूलिंग मोड पे ले जाते हैं और उसकी जो सेटिंग कर देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये हमारे कंट्रोल पैनल का जो बेसिक प्रिंसिपल है और बेसिक कार्य है। तो जितने फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि भाई कंट्रोल पैनल कैसे कार्य करेगा, तो कंट्रोल पैनल में समझने वाला कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं होता। ये भी सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों में आता है। और इसके लिए जो है सिंगल फेज या 3 फेज दोनों के लिए लगने वाला लगभग समान सेम है। बस इसमें लगने वाली जो इनपुट जो है, इनपुट में जो एमसीबीयाँ हैं और आउटपुट में जो एमसीबीयाँ और कनेक्टर है वो अलग अलग लगते हैं। बाकी जो इक्विपमेंट है वो कार्य करने का जो प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम है, चाहे वो 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज हो। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जो है एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल की बारीकी से समझ लें कि भैया इनका कार्य करने का तरीका क्या है, कब ये जो अपने आप को ऑपरेट करते हैं और कैसे फार्म के अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।